रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। आज से हम लोग क्लास 11th के पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, जीरो से लेकर हीरो तक। और तरीका ये रहेगा कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पर पूरा का पूरा फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, मैं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से क्यों डिस्कशन कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाएंगे और उसमें हम लोग फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको सारा बात ज्यादा दिन तक ध्यान में रहेगा, है ना। वरना तो आपको हम पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स के फॉर्म में और आप फॉर्मूला याद करोगे तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट रटना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा बढ़िया तरीका रहेगा। ठीक है, आप चाहे बोर्ड के लिए चल रहे हैं, आप चाहे नीट के लिए चल रहे हैं, या आप जेईई मेंस के लिए चल रहे हैं, हर तरह के बच्चे को इस लेक्चर से फायदा मिलेगा, ये हम आपको गारंटी बताते हैं। एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक में जितना कंटेंट बन पाएगा उस मुताबिक हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर छोटा टॉपिक है तो उसमें एक ही लेक्चर लेके चलेंगे। अब कोई दूसरा टॉपिक है जिसमें ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता है तो उसमें हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस को डिलीवर करेंगे। मोटा मोटी प्रयास ये रहेगा कि टोटल हम लोग 10 सवाल को पर लेक्चर्स में डील करेंगे। और जब हम सवाल आपके साथ डील कर रहे होंगे तो आपको पता है कि हम उनसे जुड़ा हुआ, उन सवाल से जुड़ा हुआ सारा का सारा तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको ये तक बोलते हैं कि इस बात को बच्चा ध्यान में रखना, इस बात को आप छोड़ सकते हैं, निगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पूरा वीडियो के दौरान, आज के बाद जब से हम आज तक चलेंगे, आज के बाद आपको पूरा वीडियो के दौरान इस बात को ध्यान से रखना है क्या, कि प्रत्येक सवाल को आप एक बार पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखोगे। आपने सवाल देखा, सॉल्यूशन देख लिया, आपको आंसर मिल गया तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर आप इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपसे वार्मली रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक सवाल को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर आपसे नहीं बना तब आप सॉल्यूशन देखें, बन गया तो स्किप करके आगे बढ़े। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जैसे आप क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो बेसिक मैथ में जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कई टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये तो काफी बेसिक हो गया। आई मीन हम अगर आपको स्पष्ट भाषा में बोले तो ये मैथ का टॉपिक हो गया, है ना। तो हम लोग जो फिजिक्स के रिलेवेंस में टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास पहला टॉपिक आपको दिख भी रहा होगा, दैट इज वेक्टर। और हम आज से इसका ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बात वही है, पहला सवाल से लेकर लास्ट सवाल तक आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही बच्चा सॉल्यूशन देखना है। क्लियर? ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल हमारे पास ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का k कैप आर ऑर्थोगोनल। ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, आपको क्या करना है, वही बात, पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद जाके आपको सॉल्यूशंस देखना है। ठीक है, मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। मैं अगर हर सवाल में रुकने लग जाऊंगा, पॉज करने लग जाऊंगा तो बेमतलब का जो छोटा सा लेक्चर वो काफी बड़ा हो जाएगा बच्चा, है ना। तो आपको जो सॉल्यूशन है ये अपने बनाने के बाद देखना है। क्लियर है? चलिए हम सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। सबसे पहला बात जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सर ये ऑर्थोगोनल शब्द का क्या मतलब होता है। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल शब्द का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। आई होप परपेंडिकुलर तो आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स अगर आपस में एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री है तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। और यह बात भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास लेट से एक वेक्टर ए वेक्टर है और लेट से दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो अगर दोनों आपस में ऑर्थोगोनल बोला गया हो या परपेंडिकुलर बोला गया हो तो दोनों वेक्टर का जो डॉट आता है ना बच्चा, वो हमेशा कितना आता है, 0। कॉन्सेप्ट पहले बता रहे फिर सॉल्यूशंस बताएंगे जिससे कि आपका फायदा हो पाए। तो जब भी ऑर्थोगोनल शब्द लिखा हो या परपेंडिकुलर शब्द लिखा हो तो दिमाग में एक बात कटक से क्लियर होना चाहिए, क्या कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ठीक,
अब अगला बात, डॉट करने का तरीका क्या है? तो मान लीजिए सर जी एक वेक्टर ए वेक्टर है, मान लो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक है, जिस बच्चा को लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को स्किप आगे बढ़ के फॉरवर्ड करके आप सॉल्यूशन पे जंप कर जाओ। मेरे को हर सवाल में कॉन्सेप्ट भी बताना है, मेरा सिर्फ काम ये नहीं है कि आया आंसर टिक मार के आगे बढ़ गए, हम आपको समझाने के लिए ही लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं जिससे आपका प्रॉपर फायदा हो। तो जिस बच्चा को लगता है कि हाँ सर कॉन्सेप्ट बता रहे, एक बार देख लेते, आप बिल्कुल बने रहिए। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बराबर लेट से B1 i कैप B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो आपको एक बात डायरेक्टली दिमाग में ये रखना है, जब भी हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करते हैं ना बच्चा, तो आपको पता है डॉट में अगर आई और जे का डॉट करेंगे तो एंगल 90 डिग्री, आई और के का डॉट करेंगे तो एंगल 90 डिग्री, तो उस सबका डॉट जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपको आई का आई से गुना करो, A1 B1, जे का जे से गुना करो, A2 B2, के का के से गुना करो, A3 B3। ये हमारा डॉट का आंसर आता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब हम सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर आप तो बात बड़ा आसान हो गया, देखो ना आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2i कैप प्लस का लेमडा जे कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है सर, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बच्चा? बी वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास कितना? 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। बहुत बढ़िया। और हमको बोल रहा है दोनों ऑर्थोगोनल है तो लेमडा का वैल्यू निकालो। तो अभी बोले आपको अगर ऑर्थोगोनल है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आएगा? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर जी 0 है। कोई दिक्कत? नो सर। ऑर्थोगोनल की जगह परपेंडिकुलर शब्द भी कभी कभी लिखा रहता है, तो ध्यान रखना, दोनों का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, अब ए डॉट बी करेंगे तो आई का आई के साथ गुना करो, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो 2 इंटू 2 4, लेमडा इंटू 1 प्लस का लेमडा, 3 इंटू -1 माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है सर, तो ये हो गया लेमडा प्लस का 1 बराबर 0। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 को उधर ले जाओ तो लेमडा का मान कितना आ गया बच्चा? माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे से सवाल का तो कोई भी तरीका हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चले हम आगे बढ़े। जिन बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर पढ़ रहे हैं बच्चा। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा क्या? हाँ, आपको बोल रहा है टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, अच्छा से लिखना चाहिए था, टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर सच दैट the sum of two vectors a vectors plus b vector and the difference of two vector a vectors minus b vector बराबर है आपस में। तो बोल रहा है कि दोनों वेक्टर्स, कौन कौन वेक्टर्स? a वेक्टर्स और b वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? क्या एंगल 60 डिग्री होगा? क्या एंगल 90 डिग्री होगा? क्या एंगल 30 डिग्री होगा? क्या एंगल 0 डिग्री होगा? ठीक है, तो सवाल अपने जगह पर है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इस सवाल को डील करने के लिए हमको बस इतना बात पता होना चाहिए, क्या? दो वेक्टर्स के सम का, जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर्स है और दूसरा मान लो हमारे पास बी वेक्टर्स है, इनके सम का, इनके रिजल्टेंट का इसको जो डब्बा बनाते हैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स के सम का या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, डेट इज अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आता है। क्लियर? सर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। बढ़िया। अब आते हैं डिफरेंस का रिजल्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए सर डिफरेंस का जो रिजल्टेंट आता है, सब डेरिवेशन वगैरह कराया गया, डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। तो वो भी सेम ही चलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। बस यहां पर जो प्लस होता है ना बच्चा सम में, यहां पर बस माइनस कर देते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अगर आपको इतना बात पता था तो सवाल खत्म हो गया। ठीक है,
कॉन्सेप्ट इस सवाल में इतना ही था। अब हम सवाल पर आते हैं। आपको सवाल वाला क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है इसका सम ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, ए वेक्टर्स माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट के। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला लगा दो, तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान से रखना बच्चा, रूट से रूट मत काट देना। क्यों नहीं काट देना? बिकॉज दोनों तरफ सेम क्वांटिटी नहीं है, मैथ का नियम बोलता है ये बात, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, जैसे ही स्क्वायरिंग किए तो रूट दोनों तरफ गायब हो गया, और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, इसको इधर ले आएंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर जी 4ab कॉस थीटा बराबर 0। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 0 बटे का 4ab, वो भी 0 आ गया। और कब कॉस थीटा 0 होता है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो मेरा बच्चा समझ गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 90 डिग्री हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कहीं भी कुछ भी परेशानी? नो सर, ये बात क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, आगे से फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दो वेक्टर्स के सम का जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है, और दो वेक्टर्स के डिफरेंस का जो रिजल्टेंट आता है उसके मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब आइए हमारे पास तीसरा सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप समथिंग यूनिट। दोनों के बीच में एंगल पता करना है। एक बार इस सवाल को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर जाके मैं आपको इस सवाल के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों बता दूंगा। एक बार आप ट्राई करें बच्चा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरफ से एक बार सवाल को जरूर ट्राई किए होंगे। आइए सवाल का सॉल्यूशन से पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ये तो खैर सवाल है अपना एफ वेक्टर, ये वेव सोल्यूशन, आपसे बस सुनना क्या हम बोल रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बच्चा बी वेक्टर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इस बात को सुनना। यहां पर क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना है। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम बता रहे, पढ़ाया भी गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर हमारे पास दिया हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल निकालना है, तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यह हमारा फॉर्मूला होता है जो पहला आपको इस सवाल में अप्लाई हो रहा होगा। एक दूसरा बात जो सुनना है ध्यान से, मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, बी वेक्टर ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ये हमारे पास लेट से कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो जब भी आपको इस तरह के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है, हम अंडर रूट लेते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है ए एक्स उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जे का जो कोफिशिएंट है ए वाई उसका स्क्वायर करते हैं, फिर के का जो कोफिशिएंट है ए जेड उसका स्क्वायर करते हैं। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल में मजाल नहीं है कि आपसे इस सवाल रुकेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, सॉल्यूशंस पे पहुंचे। यस सर। चलिए, आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है सर, इसको अपने मन से मान लो एफ पसंद नहीं है तो आप इसको ए वेक्टर मान लो और इसको मान लो बी वेक्टर, कोई दिक्कत। आप तो बच्चा वाला वही सवाल हो गया। तो एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चा, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है सर, ए डॉट बी अभी 10 देखना, अभी ए डॉट बी लिखना सिखाए थे। जब भी ए डॉट बी करेंगे दो वेक्टर का डॉट, तो आपको सिखाए क्या, आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो 3 इंटू 5 दैट इज 15, 4 इंटू 4 प्लस का 6, माइनस में 5 इंटू 3 दैट इज माइनस का 15। थोड़ा डायरेक्ट करने का तो इजाजत है ना, इतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाने रहे, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतना तो मान के चलेंगे कि आप 2-3 स्टेप जल्दी जल्दी पकड़े बात को, है ना। फिर से बोल देते हैं, 3 इंटू का 5 15, 4 इंटू का 4 16 और माइनस का 5 इंटू का 3 डेट इज माइनस का 15। कोई दिक्कत नो सर। अब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप बोलोगे सर पहले ए का लिखेंगे, तो अंडर रूट में देखना 3 का स्क्वायर 9 प्लस, इस फॉर्मूला से अप्रोच कर रहे, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर तो 25, तो 25 कितना हो गया 50, तो अंडर रूट में 50। और आप देखोगे 3 4 5, यहां भी 5 4 3 एक ही चीज है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट में 50। अरे समझ में आया, कर दे। देखो जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, यहां कर देते शॉर्ट में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 नहीं बच्चा, माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 16 9 25 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया अंडर रूट में 50 आ गया। यस सर, सेम कहानी यहां भी कर लेना, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 41 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 50। इतना तो करोगे ना फास्ट, हाँ थोड़ा तो करना पड़ेगा ना बच्चा, एकदम बाबू की तरह करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर बेकार है इतना बताना। चलिए बढ़े आगे। यस सर, अब जाते हैं मुद्दा पर, देखना -15 से +15 गया, यहां सर 16 आ गया, अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 कितना होगा बच्चा 50। अरे भाई रूट में सेम चीज होता है, तो हम फंडामेंटल चीज को उतार देते हैं। ठीक है, 2 से 8 बार में गया, 2 से 25 बार में गया, थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो 25/8 का हो जाता है 0.80 हो गया, 25 75, 0.3 और उसके बाद 2 50, 0.32। तो यहां से हमारे पास cos थीटा का मान कितना आ गया बच्चा 0.32। क्या हमसे cos थीटा पूछा है, नहीं हमसे थीटा एंगल पूछा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स में, cos -1 मत बोलना इसको, ये मैथ का चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी बता भी देते हैं। cos इनवर्स में इसको हम बोलेंगे 0.32। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी वापस से हमारा आंसर आ जाएगा। यहां बता देते, सुन लेना कहां, यहां बता देते, देख लेना, ये तो हमको लगता है पहले से बताया गया, फिर भी बता देते। जब भी मान लो लेट से cos थीटा बराबर y आ गया, ठीक है, cos थीटा बराबर y आ गया, कुछ भी y क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी, ठीक। तो हमेशा याद रखना, आपसे अगर एंगल पूछेगा तो थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स में दैट इज y। इस बात को ध्यान रखना, अगर नहीं पता था तो फिर से बता दिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11th में बच्चे को पढ़ाया जाता है। खैर अभी मैथ का चीज है, उतना डिटेल भी नहीं जाएंगे, कम से कम ध्यान तो रखना आगे से कि अगर cos थीटा बराबर समथिंग लिखा हुआ है, cos क्या साइन हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, उस बराबर इतना लिखा हुआ, तो थीटा को लिखते हैं cos है तो cos इनवर्स में, साइन है तो साइन इनवर्स में, टेन है तो टेन इनवर्स में। ये -1 नहीं होता है बच्चा, मुंह से मत बोलना माइनस, इसको इनवर्स बोला जाता है, दैट इज cos इनवर्स में y। तो वही कॉन्सेप्ट का यहां पर मैंने अप्लाई किया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर, अब आते हैं हम अगले सवाल पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछ रहा है क्या, आप देखो ये तो अभी तुरंत सिखाया आपको यार, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी आपको बताया जब भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, यहां पर सुन लेना, कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, कभी कभी इसी को बोलते हैं हम बच्चा डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में कोई भी नाम इस्तेमाल करेगा, कहानी सेम है। कहानी क्या सेम है सर, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या यहां पर हमको एंगल्स के बारे में कोई आइडिया है, नो सर। तो सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट को सुनना। जब भी मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है, लेट्स से ए वेक्टर्स और बी वेक्टर, और उसका स्केलर प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना। जब भी दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स, उसका स्केलर प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम बोल दिए, कुछ भी बोल सकता है कभी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला आता है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला चलता है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है सर, इतना बात क्लियर? यस सर। क्या यहां पर हमको एंगल का जानकारी है? नो सर। इसका मतलब हम इस फॉर्मूला से इसको अप्रोच नहीं करेंगे। काहे बात, एंगल कहां पता है हमको? नहीं। हाँ, एंगल हम भी पता कर सकते हैं। अभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखो, जस्ट पहले आपको निकालना सिखाए, या है ना, दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं और हम सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है बहुत लंबा हो जाएगा वो। आप डायरेक्ट कैसे करोगे तो ये भी सुन लो। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स दिया हो, ए वेक्टर्स मान लो कुछ भी दिया हो, ए, या अभी तो बताए यार, अभी इसको कितना बार बताएंगे? देखो अभी तो बताइए। देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ही था। या ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, डॉट चाहिए तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर, जे का जे के साथ, के का के साथ, बस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर, कहानी खत्म हो गया। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये तो आसान बात है। देखो कर देते हैं। हाँ, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना हमारे पास वेक्टर लिखना चाहिए? यहां भी वेक्टर लिखना चाहिए। ए वेक्टर्स हमारे पास कितना दिया हुआ बच्चा? 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस का 5k कैप। और दूसरा दिया है बी वेक्टर्स बराबर कितना? माइनस में i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। इतना बच्चा वाला सवाल है। आप बोलोगे सर हमको ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ए वेक्टर्स डॉट बी वेक्टर्स कितना होगा? तो आप बोलेगा सर आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे, के को के। तो 3 इंटू -1 डेट इज माइनस का 3, माइनस का 4 इंटू 2 डेट इज माइनस का 8, 5 इंटू 3 तो डेट इज 15। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप बोलिएगा सर 8 3 11 डेट इज माइनस का 11 प्लस का 15। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया जी? कितना? 15 माइनस का 11 डेट इज 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेट इज 4। कोई दिक्कत? नो सर। एक बात और ध्यान रखना, सवाल तो बच्चा वाला था, बस एक बात और ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर का हम डॉट लेते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा याद रखना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सिखाया गया है। जब भी दो वेक्टर्स का हम डॉट लेते हैं या हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो आपको हमेशा याद रखना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर? ठीक है सर। और जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? यस सर, नोट कर ले आप। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास आएगा अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ए डायरेक्शन must be a vector, may be a vector, must be a scalar, none of these above। एक बार आप पॉज करके सवाल में आंसर टिक मारे, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए बढ़े। बहुत बच्चा को ऐसा लग रहा है कि सर डायरेक्शन है तो इसमें संदेह क्या है, वेक्टर ही होगा, मस्ट बी ए वेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब है, मस्ट बी ए वेक्टर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दा पर, कॉन्सेप्ट पर, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको क्लास 9 तक इतना बात में काम चल जाता है कि ऐसा क्वांटिटी, खास करके ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। क्लास 9 तक ये बात काम करता है। लेकिन अब आप 11th में आ गए, 11 12th में पहुंच गए, तो अब यहां पर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बात को ध्यान में रखना है। क्या? ध्यान से सुनना। ऐसा क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें 3 बात होना चाहिए। सबसे पहला बात, सर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब नंबरल न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 5 10 15 1000 -5 -1/3 है ना, जो भी हो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए।
अगर वेक्टर अलजेब्रा के नियम को नहीं मानेगा वो, तो फिर हमारा कहानी वेक्टर नहीं होगा। क्लियर? जैसे अगर हम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल की बात करूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल्स की बात करूं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है बच्चा करंट। करंट का अगर हम बात करेंगे तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, करंट में डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं। शॉर्ट में लिख दिया, हम उम्मीद करते हैं कनेक्ट हो जाएगा बात। करंट की बात करेंगे तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, आप देखते हैं 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, करोड़ एम्पियर, खरब एम्पियर मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके उल्टा दिशा में करंट चलता है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उसके उधर ही डायरेक्शन में करंट चलता है। यह बात क्लास 10 से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। यह बात आपको क्लास 12 में हम पढ़ाएंगे, जब आप केवीएल केसीएल पढ़ोगे तो वहां आपको हम ये बात फील करा देंगे। क्लियर? तो अभी इस बात को बस ध्यान में रखो कि करंट के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अगर हम स्पेशली बोले तो इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, तीसरा अलग तरह का क्वांटिटी, लेकिन टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, इतना ही बस कॉन्सेप्ट था। अब आइए अगला सवाल के लैंग्वेज पर। अब मेरा बच्चा समझ गया, अब तो बच्चा वाला बात है क्या कि सर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का कहीं भी जिक्र यहां पर नहीं हुआ है, तो हम मस्ट शब्द को लेके नहीं चलेंगे, जरूरी शब्द को लेके नहीं चलेंगे, हम मे शब्द को लेके चलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मे बी ए वेक्टर। ठीक है, मे बी ए वेक्टर शब्द को लेके चलेंगे। मे शब्द जो है और हां और ना दोनों को ला देता है, इसलिए। ठीक है, मस्ट बोलना यहां पर एकदम गलत होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा आंसर? मे बी ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? नो सर। प्लीज आप नोट डाउन कर लो, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले आगे बढ़े बच्चा। यस सर, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 6। ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सियल वेक्टर्स? क्या बोल रहा है बच्चा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सियल वेक्टर? पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन फोर्स दिया हुआ है, फिर वेलोसिटी दिया हुआ है, ये टॉर्क दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको हम ये बात बता दें, ये चारों का चारों क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, चाहे आप फोर्स की बात करो, चाहे आप वेलोसिटी की बात करो, चाहे आप टॉर्क को बात करो। आप बोलोगे सर क्या बात बता रहे, तो पहले से पता है, बढ़िया। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब होता है? एक्सियल वेक्टर का सिंपल सा मतलब आपको ध्यान में रखना है, ऐसा वेक्टर जो जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से हम बोल रहे हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इस बोर्ड के प्लेन में है और उसका डायरेक्शन हमको इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, जिसका डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। फिर से बोल रहे हैं, ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है चाहे परपेंडिकुलर अंदर आ रहा है, तो ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सियल वेक्टर्स। लिख भी देते हैं। एक्सियल वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing it। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग इट। तो डायरेक्ट रिजल्ट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बच्चा हमारा टेंसर क्वांटिटी नहीं होती, एक्सियल वेक्टर नहीं होता है, फोर्स नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूला भी समझ लो। टॉर्क को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चा R क्रॉस F। R होता है पोजीशन वेक्टर और F होता है हमारा फोर्स। ये वेक्टर फॉर्म में है टॉर्क का कहानी। अगर हम स्केलर फॉर्म में, मतलब इसको हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पर लिखेंगे तो फॉर्मूला आता है RF sin थीटा। जैसे समझना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। मान लो कोई भी यहां पर है कहानी पार्टिकल का, इधर इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, ठीक है, और इसका एक सेकेंड,
और इधर मान लो हमने फोर्स लगा दिया लेट से एफ वेक्टर। तो टॉर्क का हमसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो हम देखना कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस एफ, राइट हैंड लोगे, आर जिधर आर है उधर की तरफ हाथ डाले, फोर्स किधर है ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिंगर्स को कर्ल करोगे फोर्स के डायरेक्शन में, देखो फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं हम फोर्स के डायरेक्शन में, तो ये थंब बता देगा आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन। अब आप खुद बताओ थंब क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, हाँ सर, इसका मतलब याद रखना ये एक तरह का एक्सियल वेक्टर्स होता है। फिर से बता दे, जब भी हम आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन बताते हैं तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो पहला क्वांटिटी उधर में राइट हैंड के थंब को हाथ को रख दो, ठीक है सर, आर के जगह रख दिए और फिंगर्स को कर्ल करो दूसरा वाला क्वांटिटी की तरफ, तो ऊपर जा रहा है तो आर क्रॉस एफ, ऐसे फिंगर्स को कम किए, तो ये जो थंब है वो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देता है और थंब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। अभी आपको बताया ऐसा वेक्टर जो बोर्ड के या किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। कोई दिक्कत नो सर? आप बोलोगे सर अगर मान लो आर ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है तब बताओ तो क्या होगा, तब बोलेंगे देख राइट हैंड आर, ठीक, कोई दिक्कत नो सर। एफ की तरफ फिंगर्स को कम कर्ल करो, ऐसे कर्ल किए, थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर, तो वापस तो बोल रहे बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर जाए या उसके बाहर जाए, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो कैसा क्वांटिटी होता है, एक्सियल क्वांटिटी होता है या एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत? एक्सियल वेक्टर समझ में आ गया और आंसर क्लियर है हमारे पास कि टॉर्क हमारा एक्सियल वेक्टर्स होता है। कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर है। और भी कई क्वांटिटीज होता है जो हमारा एक्सियल वेक्टर्स होता है, जैसे आप नाम ध्यान में रख सकते हैं, एंगुलर स्पीड जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब क्वांटिटी है जो आपको खास करके रोटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये सब क्वांटिटी एक तरह का एक्सियल वेक्टर्स क्वांटिटी होता है। क्लियर? यस सर, नोट कर लिया आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर होगा बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 टाइम्स में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। सब कुछ बता चुके हैं, दो वेक्टर का क्रॉस का फॉर्मूला, डॉट का फॉर्मूला, प्लस का सब कुछ बता चुके, एक बार लिख भी देते हैं, सुन लो। इस सवाल को करने के लिए 3 बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, जब भी दो वेक्टर्स का हम सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ये पहला कहानी जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कहानी, जब भी दो वेक्टर्स का हम डॉट लेते हैं, अभी आपको बताया, तो उसका फॉर्मूला आता है ab cos थीटा। ठीक है, अब हम लिखने रहे, आप जान रहे सर ए हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस लेते हैं, खास करके क्रॉस का यहां मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा। ये 3 बात बस आपको पता होना चाहिए। ए बी साइन थीटा, ए क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस इसी एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हुए सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल में आपको कंडीशन क्या दिया हुआ समझना। सवाल में आपको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है किसके, रूट अंडर 3 टाइम्स में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 टाइम्स में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक, बढ़िया। इसका फॉर्मूला यहां से अप्लाई करो। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से अप्लाई करो। आप बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ए भाई साहब से ए भाई साहब गया, बी भाई साहब से बी भाई साहब गया, कॉस को इधर ले जाओ तो साइन बटे का कॉस क्या हो जाएगा बच्चा, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हमारे पास रूट अंडर 3 आ गया। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर थीटा कितना हो जाएगा, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है आपको 60 डिग्री। ठीक है, टेन थीटा अगर 1/√3 है तो 30 डिग्री, 1 है तो 45 डिग्री, और 60 रूट अंडर 3 है तो 60 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल हमको आ गया 60 डिग्री। ये हमसे पूछा नहीं गया है, बट अगर एंगल पूछा जाता तो हम आंसर क्या बोल देते हैं बच्चा, 60 डिग्री। अब आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि
दो वेक्टर्स का सम का रिजल्टेंट का वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे देखो ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बगल में लिखा हुआ है लगा दो। तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डेट इज कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चा, रटा हुआ होना चाहिए, डेट इज 1/2। 2 भाई साहब से 2 भाई साहब कट गया, तो यहां से हमको कितना वैल्यू आ गया, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर क्या बन गया ए बी, लेकिन ये अंडर रूट है तो ओवरऑल क्या करेंगे हम पावर को 1/2 कर देते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रूट को खत्म करके ओवरऑल पावर 1/2 कर दिया। अब ऑप्शन में खोजो, तो मेरा बच्चा समझ गया सर ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी टू दी होल पावर 1/2। ठीक है, ये AIPMT में आया हुआ था, जब नीट पुराने समय में AIPMT के नाम से हुआ करता था, उसमें ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। यस सर, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। हमारा अगला सवाल आप दिख रहा होगा, इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर। पहले समझो ध्यान से, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो यूनिट वेक्टर में दो बात आपको याद रखना है। सबसे पहला बात, यूनिट वेक्टर का अगर कभी भी आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो नामे से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और इसका यूज क्या होता है, फॉर डायरेक्शन पर्पस। फॉर डायरेक्शन पर्पस यूनिट वेक्टर का हम लोग मेनली इस्तेमाल जो करते हैं वो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दो बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पता होना चाहिए ये बात भी कि एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आई कैप से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस यही है रिप्रेजेंट करने का। वाई एक्सिस में जब भी हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस में जब भी हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रेस्पेक्टिवली। देन टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे क्या पूछा गया, ये सब ट्रिकी काम करता है सवाल वाला। आपसे पूछा गया, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना स्टेटमेंट को, कि आपसे रॉन्ग पूछा गया, इन्हें कि जोश में आके सही मार दिए। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, चलो पहले देखते ऑप्शन किस किस बारे में जिक्र किया है। डॉट और क्रॉस के बारे में कहानी हुआ। ठीक, एक बार पूरा कहानी सुन लो। याद रखना, जब भी हम स्केलर की बात करेंगे तो आपको पता होता है कि सर अगर मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, तो आपको सारा रिप्रेजेंटेशन पता है क्या, कि एक्स एक्सिस की तरफ जो हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम के कैप से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब बात बता देते हैं, आप आराम से सुनो। पहले डॉट प्रोडक्ट स्केलर का बात करो, यहां लिख देते हैं, स्केलर का बात करते हैं, पहले स्केलर का बात करते हैं। ठीक, तो आप बोलिएगा सर जब भी हमको आई वेक्टर और आई वेक्टर का डॉट लेना है, या आई वेक्टर जे वेक्टर का डॉट लेना है, जे वेक्टर का डॉट लेना है, जे वेक्टर के वेक्टर का डॉट लेना है, के वेक्टर का डॉट लेना है, और के वेक्टर आई वेक्टर का डॉट लेना है। इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता है बच्चा, ये पूरा केस। तो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। आई डॉट आई, पहले फॉर्मूला याद करो, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या, तो कॉस, एंगल को सिर्फ देखो और कुछ मत देखो। तो आई और आई मतलब दोनों एक ही तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1। तो याद रखना आई डॉट आई का मान 1 आता है, जे डॉट जे का मान 1 आता है, के डॉट के का मान 1 आता है। खेल खत्म। ठीक, अब आगे बढ़ो अगला मुद्दा पर। अब आते हैं आई डॉट जे पर। तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, अभी पहले सवाल से आपको समझा रहे, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट हमेशा कितना होता है बच्चा, उसका डॉट हमेशा
जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो। तो आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, या के डॉट आई बोल दे आपको जीरो। पहला बात तो ये, ठीक। अब आइए क्रॉस के लिए। तो क्रॉस के लिए हम रिजल्ट नहीं याद रखते, एक ट्रिक हम बताते जो आपको ध्यान में रखना है। आप कुछ मत क्या करो, यहां आई कैप लिख लिया करो, यहां जे कैप लिख लिया करो, और यहां पर के कैप लिख लिया करो, ठीक है। और हमेशा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। कैसे चलोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा आप पॉजिटिव लोगे, उसके उल्टा चलोगे तो उसको आप निगेटिव लोगे, ठीक। अब जैसे हम इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं, आई क्रॉस जे हम बोलेंगे के कैप, जे क्रॉस के हम बोलेंगे आई कैप, के क्रॉस आई हम बोलेंगे जे कैप, ठीक। अब उल्टा चलो, आई क्रॉस के तो हम बोलेंगे माइनस का जे कैप, के क्रॉस जे हम बोलेंगे माइनस का आई कैप, और जे क्रॉस आई हम बोलेंगे माइनस का के कैप, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। दूसरा बात, आई क्रॉस आई जब भी पूछेगा, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, यहां लिख भी देते हैं, आई क्रॉस आई पूछ दे हमको, या जे क्रॉस जे पूछ दे, या हमको के क्रॉस के पूछ दे, तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में एंगल कितना है? आई आई के बीच में एंगल 0 डिग्री, जे जे के बीच में एंगल 0 डिग्री, के बीच में एंगल 0 डिग्री, और साइन 0। याद करना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कितना बार बता चुके हैं आपको, ए बी साइन थीटा। और अगर साइन थीटा है और एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान आपको पता है कितना होता है? 0। तो आई क्रॉस आई की बात करो, जे क्रॉस जे की बात करो, के क्रॉस के की बात करो, तो आंसर कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत? अब बाकी कहानी आप समझ गए। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई आई कैप, सॉरी जे क्रॉस आई नहीं, हाँ जे क्रॉस आई माइनस का के कैप। उल्टा चल जाएगा तो निगेटिव, इधर चलोगे क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ठीक। अब इन्हीं के बेसिस पर सवाल को डील करते हैं। सवाल आपसे क्या बोल रहा है? आई डॉट आई, मेरा बच्चा बोलेगा सर आई डॉट आई दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर? ये हमारा आंसर, ये तो सही, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। देखो ना, आई डॉट आई कितना होता है? 1, ठीक। आई क्रॉस जे कितना आएगा? के कैप, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर से सुनना, आई डॉट जे, सर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उसको ऑर्थोगोनल बोल लो, परपेंडिकुलर बोलो, आंसर कितना आता है? 0। तो आई डॉट जे आंसर कितना आएगा? 0। तो ये तो 0 है ही, इसका मतलब ये भी सही आंसर है, सही ऑप्शन है, आंसर हमारा नहीं है ये। अब आइए अगला बात, आप बोलोगे सर तीनों सही है तो यही हमारा गलत होगा, बट देख भी लेते हैं। आई क्रॉस के, आप देखना आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं, उल्टा जब चलोगे तो आंसर क्या आता है? माइनस का जे कैप। तो याद रखना, आई क्रॉस के कितना आएगा बच्चा? माइनस का जे कैप, ना कि जे कैप। तो हमारा आंसर क्या दिया हुआ है? माइनस का आई कैप। इसका मतलब ये गलत है, और अगर ये गलत है तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जितना कॉन्सेप्ट था सबका सब कॉन्सेप्ट इस सवाल के थ्रू आपको हम बता दिए। क्लियर? जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर, सेकेंड लास्ट सवाल हमारे पास किया हुआ है। अब देखना, थोड़ा सा हम कंजूसी करेंगे। क्या कंजूसी करेंगे? ये सेम सवाल अभी आपको करा दिए। ये एक्चुअली नीट में आया हुआ सवाल है, इसलिए हम जानबूझ के डाल दिए इसको। आपको बोल रहा है हमारे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर। इसको देखते ही मन में लड्डू फूटना चाहिए। पहला सवाल यही था, ऑर्थोगोनल शब्द बोलो या परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर एक ही बात दिमाग में पटाख से क्लिक करता। आपने बताया था क्या कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या करेंगे बच्चा? हम 0। और डॉट करने का तरीका क्या होता है? i का i के साथ गुना कर, j का j के साथ और k का k के साथ। तो आप बोलिएगा सर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और उसका परपेंडिकुलर है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे कुछ मत कर सर, इसको मान ले अपने मन से ए वेक्टर, इतना भी करने की आवश्यकता मत कर यार, डायरेक्ट कर। अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे देख। अब हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या ही बताए, कितना बार बता दिए। परपेंडिकुलर दोनों का डॉट 0, पहले आई का हाँ देखना, सवाल आसान जरूर दिया लेकिन सवाल वाला फंसाने का कोशिश किया। देखना यहां आई है और आई को यहां कर दिया है, तो हड़बड़ाना मत, इसका इससे गुना कर दोगे तो हो गया, सब गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, हड़बड़ी नहीं करना है। आई का आई के साथ तो 4 इंटू में 2 इंटू में -4, तो आप बोलोगे -8।
इसको इससे मत गुना कर देना बच्चा, ये जे का है, ये आई का है, तो आई वाला का आई के साथ गुना करोगे तो आप बोलोगे 2 इंटू में -4 डेट इज -8। अब जे को पकड़ो, 3 इंटू में 4 तो आप बोलोगे +12, और 8 इंटू में अल्फा तो आप बोलोगे +8 अल्फा। चूंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट कितना आएगा 0। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 + 8 अल्फा बराबर 0। तो 8 अल्फा बराबर कितना हो गया -4, और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -4/8। सॉल्व करोगे तो अल्फा का मान कितना आना चाहिए -1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज -1/2। इस सवाल में बस ये हमको ध्यान में और सिखाने के लिए इस सवाल को डाला गया था कि हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप करने लग जाओगे फ्लो में 2 इंटू 4 तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चा। यहां देखो ना आई जे के दिया है, यहां जे आई के दिया है, ठीक है। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ। क्लियर, आसान सवाल था, आप चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, वैसे कुछ खास लाइक नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत लाइक बन जाएगा ये सवाल अगर आप हड़बड़ा दोगे। आप नहीं हड़बड़ाओगे तो फिर इसका कोई औकात नहीं है, और आप हड़बड़ाओगे तो फिर तो आपके सर पे बैठ जाएगा ये, ठीक। लास्ट सवाल पर आए, ठीक। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है, इफ n कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और बच्चा वाला बात है, ध्यान से सुनना। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट, अभी आपको बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और जिसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन कितना होता है, उसका डायरेक्शन कितना होता है बच्चा। उसका मेन काम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही किया जाता है ना। हाँ, बच्चा एक आ गया है, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, इधर आके हेलो बोल दो ना सबको। बोलो पढ़िए, यहां से बोलो पढ़िए, बोलो ना, तो कैमरा तुमको देख रहा है, बोलो। नर्वस हो गया ये, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं तुम्हारा अभी तो। हेलो गाइस, बोलो ना एग्जाम का तैयारी कीजिए। जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमको नहीं पता। चलिए यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या बता रहे थे, 2 बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात आपको क्या कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा 1, और डायरेक्शन जो होता है, इसका मेन काम है डायरेक्शन ही बताना, ठीक। अब लास्ट बात सुनना ध्यान से, जब भी हमको यूनिट वेक्टर पता करना है, लेट्स से इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, लेट्स से इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हमको यूनिट वेक्टर पता करना है। किसी ना किसी वेक्टर के डायरेक्शन में ही हम यूनिट वेक्टर पता करते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, यूनिट वेक्टर को हम लोग एन कैप से, इसको एन कैप या एन हेट बोला जाता है, कैप या हेट बोलते हैं, ठीक। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी ए वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, दैट इज वो वेक्टर बटे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, वो वेक्टर बटे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, ठीक है। आपसे मालूम इस सवाल में फॉर्मूले पूछ दिया, इस सवाल में आपसे फॉर्मूले पूछ दिया है। तो बोल रहा है कि अगर हमको एन कैप एक यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर का, तो अभी आपको बताया उसको हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर पहला ऑप्शन ही हमको सही लग रहा है, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बाकी पर हम बातचीत भी नहीं करेंगे। क्लियर, आगे से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। एक आपको हम सवाल भी दे देते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। तो आप जो है ए कैप निकाल के बताना, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना। तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है, इसका सिखा दिए, ठीक है। उसको अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा अगर आप पूरा लेक्चर को देखते हैं, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग रखेंगे फिलहाल के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।